हम लोग देखेंगे कि मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल पेंडुलम है क्या, पहले थोड़ा सा इसके हम रिव्यू करते हैं और इसके टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा जान लें कि एर्बिडियम में इसका टाइम पीरियड क्या होगा। उसके बाद हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम जो होता है, अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम एक सिंपल अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट है? एक रिजिड सपोर्ट लेते हैं हम लोग, ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहां पे एक स्ट्रिंग को हैंग कर देते हैं और स्ट्रिंग के बॉटम पे एक मास प्लेस कर देते हैं, हेवी मास। और इस मास को जब इसको हैंग करेंगे तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी ड्यू टू फोर्स। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट को हम वहां पे रिजिड सपोर्ट पे हैंग किए हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सॉरी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और जिस पॉइंट पे ये ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो मोशन, जब इसको मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, कभी आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर पीछे आएगा फिर आगे आएगा। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ऑसिलेट करता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, और इस मास को, जो मास इसमें हैंग किया हुआ है, इसको बोलते हैं बॉब, BOB। इसमें कुछ मास रहता है। अब ये जो है ये स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। इस स्ट्रिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या क्या होना चाहिए? ये मासलेस होना चाहिए। इसके मास को हम लोग कंसीडर नहीं करते, स्ट्रिंग के मास को कंसीडर नहीं करते, मासलेस लेते हैं। इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए और ये बढ़ना नहीं चाहिए, इसका लेंथ फिक्स होना चाहिए। और ये टाइटनेस होना चाहिए इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइट होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग स्लैक करता है तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा, ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। ये स्लैक नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए स्ट्रिंग। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रिंग का, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड टाइटनेस इन द स्ट्रिंग। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम को अगर हम एयर मीडियम में रखते हैं तो इसके टाइम पीरियड का जो वैल्यू होता है, अगर हम बात करें इन एयर मीडियम में, एयर मीडियम में अगर बात करें, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड क्या होता है कि जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से तो बॉब यहाँ पे आएगा। डिस्प्लेस पोजीशन के बाद फिर ये लोड के मीन पोजीशन पे आता है। ये तब पॉसिबल है जब इस बॉडी पे रीस्टोरिंग फोर्स लगे। अगर यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता है तो फिर ये लोड के नहीं आता। तो जब ये मीन पोजीशन पे लोड के आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर जाएगा और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो ये ओवरशूट करेगा, मतलब इस मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस करने के बाद फिर इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर ये लोड के फिर मीन पोजीशन की ओर आएगा। तो ये जो ऑसिलेशन हुआ, आगे गया फिर पीछे आया, फिर पीछे गया फिर आगे आया अपने मीन पोजीशन पे, इसे बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसका जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इस इंटरवल को बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसे बोलते हैं टाइम। टाइम पीरियड का जो वैल्यू आता है 2 पाई रूट अंडर L बाय जी, 2 पाई रूट अंडर L बाय जी। ये जो टाइम पीरियड है ये एयर मीडियम में होता है। अगर इसमें एयर का रेजिस्टेंस नहीं हो, बिल्कुल वैक्यूम कर दें तो ये इनफाइनाइट टाइम पे ये ऑसिलेट करते रहेगा। ये टाइम पीरियड इसका कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। टाइम पीरियड ऑलवेज कांस्टेंट जब इसको हम वैक्यूम में रखते हैं, जब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें। यहाँ पे 2 वर्ड है, एक L है और एक है G।
वेयर एल क्या है? एल को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ होता क्या है? दैट इज लेंथ ऑफ, that is length between point of suspension and point of center of mass ऑफ द बॉब। तो बॉब का जो सेंटर ऑफ मास होता है और इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसकी लेंथ को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये एल जो होता है इफेक्टिव लेंथ हो गया। एल का स्ट्रिंग तो इसके बॉडी के सरफेस पे होगा और इस बॉडी के सरफेस से उसका सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा उसको अगर ऐड कर दें तो बन जाएगा इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब के बीच के लेंथ को कहते हैं। और जी जो होता है, जी का वैल्यू, जी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दो पैरामीटर्स है जो टाइम पीरियड इस दो बातों पे डिपेंड करता है, एक जी पे और एक एल पे। ये मास से इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। बॉब का जो मास होगा उस मास से ये इंडिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स अगर बॉडी का मास को हम चेंज कर दें तो टाइम पीरियड का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। दिस टाइम पीरियड T is independent of mass of the ball। mass of the ball बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम दो बॉडी लें और दोनों बॉडी का मास को अलग अलग रखते हैं, ये m1 है, ये m2 मास है, और अगर दोनों का लेंथ अगर सेम हो जाए, इफेक्टिव लेंथ, इसका इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इसका सेंटर ऑफ मास तक जाएंगे, सेंटर ऑफ मास तक जाएंगे। अगर दोनों के इफेक्टिव लेंथ सेम है और मास अगर डिफरेंट है और अगर टाइम अगर लिया जाए T1 और T2, तो क्या पाएंगे हम लोग? T1 का जो वैल्यू होगा वो T2 के इक्वल होगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है T वो 2 पाई रूट अंडर L बाई G होता है। G का वैल्यू कांस्टेंट है एक ही एनवायरनमेंट में, और L का जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है, मास से तो इंडिपेंडेंट है, तो टाइम पीरियड इज सेम। टाइम दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। इफेक्टिव लेंथ अगर दोनों का सेम है, मास अगर डिफरेंट भी होगा तो भी टाइम पीरियड सेम होगा। नहीं, इसका जो ऑसिलेशन का टाइम होगा, इसका जो ऑसिलेशन का टाइम होगा वो दोनों का सेम होगा। ठीक है। बट अगर हम इफेक्टिव लेंथ को चेंज कर दें देन टाइम पीरियड विल बी चेंज्ड। इफेक्टिव लेंथ हम कैसे चेंज करेंगे? अगर हम इफेक्टिव लेंथ को चेंज करें, सपोज ये एक बॉब है और मास हमने यहाँ पे रखा, ये सॉलिड, इस पोर्शन को सॉलिड कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेंगे, देन इफेक्टिव लेंथ विल बी L1। यहाँ तक तो स्ट्रिंग का लेंथ है और ये लेंथ इसका पोर्शन का है, यानी इस सरफेस से यहाँ तक का लेंथ, इस डिस्टेंस को मान लेंगे, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को
मास दोनों का सेम रखते हैं, चलो मास दोनों का हम सेम कर दें, बट यहाँ पे आप सॉलिड पोर्शन को इधर कर दिए, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक तो हुआ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और इस सरफेस से यहाँ तक इसके सेंटर ऑफ मास तक, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इस लेंथ को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ L2। अब यहाँ पे देखा जाए G तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, यहाँ पे देखा जाए कि इफेक्टिव लेंथ इसका ज्यादा हो गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट कर गया। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स द हेवियर बॉडी, जिधर हैवी होता है मास, जिधर ज्यादा होता है उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट कर गया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। सो दिस लेंथ विल बी इफेक्टिव लेंथ, दिस लेंथ विल बी इफेक्टिव लेंथ, एंड वी फाइंड दैट L2 इज ग्रेटर देन L1। L2 का जो वैल्यू होगा L1 से ज्यादा होगा। तो अगर L2 बड़ा है, L2 इज ग्रेटर देन L1, देन व्हाट विल हैपन, टाइम पीरियड का जो वैल्यू होता है वो 2 पाई रूट अंडर L बाई। तो ये L का वैल्यू चेंज होगा तो टाइम पीरियड विल बी चेंज्ड। अगर ये बड़ा होगा तो ये भी बड़ा होगा। सो T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी इसका जो टाइम पीरियड ऑफ होगा ऑसिलेट करने का, इसका जो टाइम पीरियड होगा इसका थोड़ा ज्यादा होगा। ये स्लो मूव करेगा और ये फास्ट मूव करेगा। जिसका टाइम कम होता है वो फास्ट मूव करता है, उसका बॉब जो है उसका मोशन जो है थोड़ा फास्ट होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये स्लो मूव करेगा और ये फास्ट मूव करेगा। तो जिसका टाइम पीरियड, जिसका इफेक्टिव लेंथ छोटा होता है उसका टाइम पीरियड भी छोटा होगा। टाइम पीरियड छोटा होने, स्मॉल होने का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस। ये इसका फास्ट मोशन होगा, इसका स्लो मोशन, ठीक है। तो ये है एयर मीडियम के केस में। अब हम इस पेंडुलम को कहां पे रखना चाह रहे हैं, इस पेंडुलम को हम रखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। देन व्हाट विल हैपन, अब हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एक जनरल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। किसी जब मीडियम चेंज होगा ना, एयर मीडियम के अलावा कोई दूसरा मीडियम अगर इन्वॉल्व होता है तो वहां पे क्या चेंजिंग आएगा, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आएगा 2 पाई रूट अंडर L बाई जी इफेक्टिव। अब यहाँ पे G का वैल्यू में चेंज हो गया। G इफेक्टिव का मतलब हुआ नेट एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। वेयर G इफेक्टिव का मतलब हुआ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और इफेक्टिव एक्सेलरेशन। और इफेक्टिव एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं F नेट या F इफेक्टिव डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉब। F नेट कितना फोर्स लग रहा है बॉब पे, उसको मास से डिवाइड कर देंगे, बॉब के मास से, तो ये G इफेक्टिव का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। M क्या है, मास ऑफ द, इस फॉर्मूला को हमें यूज करेंगे। अगर हम G इफेक्टिव निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे F नेट या F इफेक्टिव डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉब। तो बॉब के मास से डिवाइड कर देंगे तो मेरा टाइम पीरियड का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कैसे इसको हैंडल करेंगे अगर किसी अदर मीडियम की बात होगी तब। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सिचुएशन फर्स्ट। सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन क्या है, ये बॉब है या एक हम कैपेसिटर का प्लेट लेते हैं, ये कैपेसिटर है, ये प्लस
और इसमें माइनस प्लस एंड then what will happen? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर होता है, लोअर पोटेंशियल। इस गैप में एक फील्ड क्रिएट हो गया, इस गैप में एक फील्ड क्रिएट होगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर किसी भी पेंडुलम को इस रीजन में हैंग कर दिया जाए जिसका मास कितना है m, चार्ज कितना है q, और ये इसका सपोर्ट हो गया रिजिड सपोर्ट, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। इस बॉब का मास दिया हुआ है m, चार्ज दिया हुआ है q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड इस कैपेसिटर पे प्लेट में। अब बताओ यहाँ पे जो है एयर मीडियम के अलावा एक फील्ड है, ग्रेविटी जो लग रहा था पहले, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रहा था mg, उसके अलावा एक फोर्स और डेवलप होगा इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। यानी इस बॉडी पे मास तो है साथ साथ चार्ज भी है, ठीक है। तो मास होने से ग्रेविटी फोर्स लगेगा, चार्ज होने से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो हमको ये पता करना है कि इस बॉडी पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो अगर देखा जाए तो ये बॉब है, तो बॉब पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, पहले कितना लग रहा था mg, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर पॉजिटिव चार्ज को हम प्लेस करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम देखे थे, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर हम प्लेस कर दें तो इस पे एक फोर्स एग्जिस्ट होता है और फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग होगा। अगर चार्ज बॉडी पे नेगेटिव अगर चार्ज दे दें तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है q इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, कब, जब इसमें नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अलोंग लगता है, तो फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इस पे फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे आएगा, उसको कहते हैं QE। मास के चलते ग्रेविटी लगा और चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। अब इसमें दो फोर्स एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो गया, पहले mg था, अब कितना आ गया, तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, सो F net will be mg plus नेट फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब भी हम बॉब पे फोर्स लगाएंगे तो कोशिश करेंगे तो नेट फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए, ताकि इस बॉडी इस स्ट्रिंग में स्लैकिंग ना हो, ये टाइट हमेशा रहे, टाइट होगा तभी ये ऑसिलेट करेगा। तो हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, तो mg plus q, so g effective will be F net divided by mass of the bob। मास ऑफ द बॉब ये फॉर्मूला लो पड़े थे, ये mg प्लस क्या लिखेंगे QE डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉब। सो वैल्यू विल बी g प्लस QE डिवाइडेड बाय m, ये फॉर्मूला g इफेक्टिव। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ g। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूला को हम टाइम पीरियड में यूज करेंगे। सो टाइम पीरियड विल बी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, time period of oscillation t is equal to 2 pi root under L upon G effective, ये हमने पढ़ा है। so value will be 2 pi root under L upon G plus QE upon, ये हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन, आगे गया, पीछे आया, पीछे गया और आगे आया, इसे बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और वन कंप्लीट ऑसिलेशन का ये टाइम पीरियड होगा, इतने टाइम। अब यहाँ पे इसका अगर फ्रीक्वेंसी निकाला जाए कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होता है, कंप्लीट ऑसिलेशन होना चाहिए 1 सेकंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, so frequency will be F is equal to 1 upon T। T सेकेंड में 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट ऑसिलेशन। सो 1 सेकेंड में कितना होगा, यूनिटरी लॉ 1 अपॉन T ऑसिलेशन। 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होता है ना बॉब का, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो वैल्यू विल बी 1 by T, और 1 by T करेंगे रिवर्स हो जाएगा, तो वैल्यू 2 pi 1 by 2 pi रूट अंडर
G plus QE divided by M upon, this is the value of frequency. So what is the conclusion? क्या conclusion निकला? Conclusion क्या? Conclusions first, यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम पीरियड, पहले का जो टाइम पीरियड था एयर मीडियम में वो 2 पाई रूट अंडर L बाई G था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आया तो ये जो फैक्टर है ये बढ़ गया, यहाँ ऐड हो गया G प्लस QE डिवाइड बाई M, तो नीचे वाला पोर्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। जब ये इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड विल बी डिक्रीजेस, तो टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीजेस, मतलब कम समय लगेगा, ऑसिलेशन करने में टाइम कम लगेगा। अगर टाइम कम लगा तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस फैक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये अगर बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो क्या बॉब फास्ट मूव करेगा कि स्लो मूव करेगा? तो मोशन ऑफ बॉब मूव्स फास्ट। अब जो बॉब है वो फास्ट मूव करेगा, ये स्पीड इसका बढ़ जाएगा बॉब का, जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इंक्रीजेस, यानी 1 सेकेंड में ऑसिलेशन ज्यादा होगा, 1 सेकेंड में ऑसिलेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बढ़ जाता है पहले के कंपेरिजन में, यानी इस टाइम के कंपेरिजन में ये टाइम डिक्रीज होगा और इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। इस सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में जब नीचे वाला फैक्टर ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, और ये फैक्टर अगर बढ़ेगा तो ये फैक्टर भी बढ़ेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब चाहो तो इसको हम इसको प्रूव करके बता सकते हैं, इसको हम देख ही लें, छोटा सा प्रूफ है कैसे ये वैल्यू आया, इस टाइम पीरियड का वैल्यू इतना किया। अगर हम बेसिक बातें इसको देखें 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इसी सिचुएशन में हम इसको प्रूव करते हैं कि ये वैल्यू आया क्या प्रूव करना है? 2 पाई रूट अंडर L बाई G प्लस QE बाई, इस टाइम पीरियड को फॉर्म्यूट करना। क्या था सिचुएशन? एक बॉब है, अब बॉब को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिया। कितने लेंथ का बॉब है ये? L, सॉरी स्ट्रिंग उसका कितना है? मास क्या दिया हुआ है? M, चार्ज क्या है? अभी ये मेन पोजीशन पे है, तो हम SHM जब हम करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, इसके मोशन को जब देखना हो तो इसके मेन पोजीशन को सर्च करके मेन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं। मेन पोजीशन करने का मतलब ऊपर में टेंशन लगेगा, इसका वेट होगा mg, दोनों बैलेंस होगा तो नेट फोर्स विल बी 0। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मेन पोजीशन, जहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू 0। इसको डिस्प्लेस करने के बाद ये यहाँ पे आ गया, ये एंगल है थीटा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे हम क्या चेक करते हैं? इस बॉडी पे नेट फोर्स, इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है। अगर वो नेट फोर्स अगर रिस्टोरिंग नेचर का है तो वो मेन पोजीशन की ओर लौट के आएगा, अगर ये रिस्टोरिंग नेचर का नहीं है तो ये लौट के फिर नहीं आएगा। तो जब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा मीन पोजीशन के बाद, तभी हम उसको बोलेंगे SHM, सिंपल ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये लोड के कब आएगा? जब इस पे नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। चेक करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेस पोजीशन पे, इसका एबिलिटी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, इसका वेट किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का? फर्स्ट केस में क्या लिया था? डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ऊपर में पॉजिटिव चार्ज था, नीचे नेगेटिव चार्ज का प्लेट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे था। अब इस पे चार्ज कितना है? Q,
मास कितना है m, मास तो आ गया, mg आ गया, चार्ज क्या है q, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इस फोर्स को हम ब्रेक करते हैं दो कंपोनेंट, एक इसके अराउंड और एक इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा है देन दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। और इसके नेट फोर्स को अगर दो कंपोनेंट में अगर हम ब्रेक कर दिया जाए तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे mg प्लस QE sin थीटा प्रोजेक्शंस। इसको इधर ब्रेक करेंगे, सॉरी ये cos थीटा हो जाएगा, थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड cos कंपोनेंट, और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा विल बी sin थीटा। सो इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो नेट फोर्स का वैल्यू होगा mg प्लस QE sin थीटा। तो दो कंपोनेंट में मैंने इस फोर्स को ब्रेक कर दिया, तो अब इस फोर्स को भूल जाना। अब इस दोनों पे बात करेंगे। तो ये जो फोर्स है और टेंशन जो होता है स्ट्रिंग पे, वो हमेशा एक्सपीरियंसिंग बॉडी से अवे होता है। ये एक्सपीरियंसिंग बॉडी जिससे अवे होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये जो टेंशन है T इस mg प्लस QE cos थीटा को बैलेंस करता है। तो ये बैलेंस अगर करेगा तो दे आर कैंसिल विद ईच अदर, तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना बच गया, और इसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये लीनियर होगा, पाथ कैसा होगा, लीनियर। तो लीनियर पाथ के लिए mg प्लस QE sin थीटा का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो एट द डिस्प्लेस पोजीशन, एट डिस्प्लेस पोजीशन, एट डिस्प्लेस पोजीशन रीस्टोरिंग फोर्स, क्यों बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि उसको मीन पोजीशन की ओर ला रहा है फोर्स, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों फोर्स। तो नेट फोर्स कितना बचा है, mg प्लस QE sin थीटा। रीस्टोरिंग फोर्स will be F is equal to mg plus QE sin थीटा। इसको नेगेटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव का मतलब है रिस्टोर कर रहा है अपनी पोजीशन पे, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो फोर्स लगा बॉडी पे, इस बॉडी पे जिसका मास कितना है m, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, and this equal to minus mg plus QE sin theta. According to Newton's second law of motion, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन डेवलप होगा, और उसका मैग्नीट्यूड होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ here theta is very small, थीटा बहुत छोटा होता है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं, कहां से, मेन पोजीशन से। सो साइन थीटा विल बी, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था कि अगर थीटा स्मॉल होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन व्हाट विल हैपन, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा cos थीटा विल बी 1, और टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। ये कंडीशन मैथमेटिक्स में आता है। तो वैल्यू विल बी ma इज इक्वल टू माइनस mg प्लस QE sin थीटा का जगह पे क्या लिखेंगे। अब इधर देखा जाए, इधर है लीनियर एक्सेलरेशन और ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। दोनों साइड में अगर एंगुलर चेंज करें या दोनों साइड में लीनियर को फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो हम ऐसा करते हैं, या तो इसको एंगुलर में कन्वर्ट करो या इसको लीनियर में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करेंगे इसको लीनियर में, ma is equal to minus mg plus QE थीटा। ये थीटा बहुत ही छोटा है, तो इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। इसका वैल्यू क्या है, x। ये अगर बहुत छोटा है तो ये लीनियर होगा, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे।
ये थीटा होता है, ये लेंथ है, ये आर्क लेंथ है। सो थीटा विल बी आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस। थीटा का जो सर्कुलर सिस्टम में एंगल का जो मेजरमेंट करते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े। तो यहाँ आर्क लेंथ कितना है, x। सो x बाय रेडियस, रेडियस का काम कौन कर रहा है, इसे बोलते हैं सेंटर। तो ये रेडियस का काम करेगा l। अब ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया एम ए। अब इस m को इधर डिवाइड कर देंगे, एम जी प्लस क्यू ई अपॉन m इंटू एक्स अपॉन। अब दोनों साइड में लीनियर में कन्वर्ट हो गया। So value will be a is equal to minus m से m चला गया, q e अपॉन m x अपॉन l। ठीक है, a is equal to minus g प्लस q e अपॉन m डिवाइडेड बाय l इंटू x। अब ये जो टर्म आया, इस टर्म को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये क्लास 11th में हम लोग देखे थे। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इसको ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। और ये जो कंडीशन होता है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता है एसएचएम का। स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर एसएचएम, एसएचएम का ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। कोई पार्टिकल को अगर ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, एक्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स आएगा। तो ए और एक्स एक दूसरे का एंटी पैरेलल होता है हमेशा। अगर एक्स का डायरेक्शन इधर है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा। हमेशा मीन पोजीशन की ओर ए का डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तभी ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, आगे पीछे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये कंडीशन होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, वेयर ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो g प्लस क्यू ई अपॉन m डिवाइडेड बाय l। सो ओमेगा विल बी रूट अंडर g प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय। ये ओमेगा का वैल्यू पता चला। So time period, what is the time period? We know that ये क्लास 11th में हम लोग देखे थे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है, टाइम पीरियड जो ऑसिलेशन होगा वो डिपेंड करता है ओमेगा पे, 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड का जो वैल्यू होगा 2 पाई बाई ओमेगा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब ओमेगा का वैल्यू हमको पता है। So t is equal to 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो L ऊपर चला जाएगा, L डिवाइडेड बाय G प्लस Q बाय। ये तो है टाइम पीरियड, इसी का तो कैलकुलेट करना था। इसीलिए मैंने बोला कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा ये वैल्यू आएगा। इसलिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला डिस्कस किया कि G इफेक्टिव जहाँ रहे वहाँ पे नेट फोर्स निकाल के, एफ नेट निकाल के उसके मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो ये डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। तो जी इफेक्टिव निकालो, फोर्स नेट निकाल लेना है, उसको मास से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको नीचे पुट अप कर देंगे जी इफेक्टिव की जगह। ये फॉर्मूला हो गया। टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज होगा, देन फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीजेस। ये अगर टाइम पीरियड अगर डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। दोनों एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन। ठीक है, ये था सिचुएशन नंबर 1। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट कर दें। सेकंड है सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन 2, ये प्लेट ले लें,
इसको नेगेटिव प्लेट कर दें, इसको पॉजिटिव प्लेट कर दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव। और यहाँ पे हमने एक सिंपल पेंडुलम को हैंग किया, क्यों है, ये मास है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉल, एक इसका क्या लगेगा mg, और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली अपवर्ड। सो इस चार्ज पे अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन इसमें अपवर्ड हो जाएगा, और ये फोर्स कितना होगा, Q। अब देखा जाए कि इसमें नेट फोर्स, हमने हमेशा नेट फोर्स कितना निकाला है, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि इस पे हमेशा ये कभी स्लैक नहीं करना चाहिए, ये लूज नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग हमेशा टाइट होना चाहिए, तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशन को फॉलो करेगा। सो व्हाट इज द नेट फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg माइनस, अगर दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर ये 180 डिग्री पे है तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू होता है a माइनस बी, यानी वेक्टर a माइनस a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड को ले लेना है। अगर इसको a बोले, इसको b बोले तो इसका मैग्नीट्यूड को डिफरेंस कर देंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ 180 डिग्री पे होगा तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी mg माइनस, सो g इफेक्टिव का वैल्यू बताओ। सो g इफेक्टिव विल बी F net अपॉन मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, चार्ज कितना है, तो मास ऑफ द बॉब से डिवाइड करेंगे। तो F net का वैल्यू हो गया mg माइनस QE अपॉन मास ऑफ द बॉब, सो वैल्यू विल बी g माइनस QE डिवाइडेड बाय, ये g इफेक्टिव का वैल्यू हो गया। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर L बाय g इफेक्टिव। और g इफेक्टिव का वैल्यू पता है, इसको पुट अप कर देना डायरेक्ट। हमने देखा ये प्रूफ कैसे किए, तो अब उतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई करके प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो L अपॉन g इफेक्टिव का वैल्यू होगा g माइनस QE डिवाइडेड बाय, ये हुआ टाइम पीरियड का वैल्यू, एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 1 अपॉन t, सो वैल्यू विल बी 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर, ये ऊपर चला जाएगा g माइनस QE अपॉन m डिवाइडेड बाय। क्या मिला यहाँ पे कि टाइम पीरियड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन डिक्रीज हो रहा है। नीचे वाला पोर्शन अगर डिक्रीज होगा तो ये टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, ना स्लो मोशन होगा, टाइम बढ़ गया, यानी एक ऑसिलेशन करने का टाइम ज्यादा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज हो जाएगा, एक सेकेंड का नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज होगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, conclusion will be, conclusions क्या है, फर्स्ट टाइम इंक्रीजेस, टाइम का वैल्यू इंक्रीज, सेकंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस मीन्स दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, number of oscillation per second decreases। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी एक सेकंड का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। एंड थर्ड विल बी, अगर बॉब की मास देखा जाए, जैसे बॉब का मूवमेंट देखा जाए कि टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हो गया और फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हो गया तो बॉब का जो मोशन होगा, बॉब मूव्स, अगर ये टाइम इंक्रीज होता है तो बॉब का जो मोशन होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द कंक्लूजन ऑफ सेकंड सिचुएशन। अब हम चलते हैं सिचुएशन नंबर थर्ड। सिचुएशन थर्ड,
Next situation third. Situation third क्या है कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इस तरह से प्लेस किया, इसमें पॉजिटिव चार्ज हमने दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज। Then what will happen? Electric field will be created in between the two plates, and direction of electric field always from higher potential to lower potential. So this is the direction of electric field. और यहाँ पे एक हमने पेंडुलम को हैंग कर दिया, सिंपल है, मास m, चार्ज, लेंथ। Then what will happen? टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होने वाला है। तो हमने बताया कि इसको कुछ करना नहीं है, सिंपल इसका नेट फोर्स का वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, और नेट फोर्स को निकालने के बाद जी इफेक्टिव का वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एफ नेट डिवाइडेड बाय एम, और उसके बाद टाइम पीरियड का वैल्यू सेट कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब। एक बॉब पे क्या लगेगा, मास के चलते इसका ग्रेविटी फोर्स, और इस पे चार्ज है प्लस, तो प्लस चार्ज पे फोर्स का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब दो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेकिन दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, एक वर्टिकली डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो नेट फोर्स विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन इसका डायगोनल होगा, दिस इज द नेट फोर्स एफ नेट। सो एफ नेट विल बी रूट अंडर mg स्क्वायर प्लस qe स्क्वायर प्लस 2mg qe cos 90, and cos 90 will be 0, so this term will be 0. So net value will be mg square plus qe square. So g effective will be, g effective का वैल्यू होगा क्या, f net divided by mass of the power. So root under mg square plus qe square divided by mass. मास को अंदर ले जा, रूट के अंदर, तो स्क्वायर में जाएगा और ये रिजल्ट आएगा जी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एम होल स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगा जी इफेक्टिव का वैल्यू। देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टी 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव का वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, सो वैल्यू विल बी 2 पाई एल अपॉन जी इफेक्टिव का वैल्यू होगा जी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एम का होल स्क्वायर, और रूट का मतलब हुआ 1 अपॉन, ये रिजल्ट होगा। अगेन टाइम पीरियड डिक्रीजेस, ये यहाँ पे फैक्टर बढ़ गया तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। देन फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन टी, करेंगे तो इसका रिवर्स कर देना। So value will be 2 pi 1 by 2 pi root under g square plus q upon m का होल स्क्वायर, और ये 1 upon 2 आएगा रूट डिवाइडेड बाय m, this is the frequency. So in this way we can calculate the time period and frequency of the simple pendulum in an electric field. Now situation number 4. नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, सिचुएशन नंबर 4। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का प्लेट है, इसमें पॉजिटिव विधि और इसमें नेगेटिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है।
और इस पूरे कैपेसिटर को एक लिक्विड में डिप कर दिया, इमर्स्ड कर दिया पूरे सिस्टम को। और यहाँ पे एक हमने बॉब लगा दिया, सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ L है, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिए, मास है m और इसका चार्ज कैपिटल Q ले लें, और इसका जो डेंसिटी है इस बॉब का, उस डेंसिटी का वैल्यू को D, और पूरे सिस्टम को एक लिक्विड मीडियम में डाल दिया, हैंग कर दिया। देन व्हाट विल हैपन, टाइम पीरियड का क्या इफेक्ट होगा उसको हमको चेक करना है। इसमें हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिए प्लस सिग्मा, इसमें माइनस, या सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। Then how can we calculate the time period and frequency of the simple pendulum? इस मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K, इस मीडियम का जो डेंसिटी है वो ρ, ऑलरेडी सब गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे K क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो K दिया, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मीडियम, जिस मीडियम में हम इस पूरे सिस्टम को इमर्स्ड कर दिए, लिक्विड मीडियम। एंड D का जो वैल्यू है वो है डेंसिटी ऑफ द बॉब का डेंसिटी। Q क्या है, चार्ज ऑन द बॉब, ठीक है। D क्या है, ओ सॉरी M समझ में आ रहा है, M क्या है, मास ऑफ द बॉब। ये सब गिवन, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ। देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अप टू डाउन। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हम कैपेसिटर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, कोई कैपेसिटर में अगर हम ये दिए जाए, अगर प्लस Q सिग्मा माइनस सिग्मा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है E का वैल्यू वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एयर मीडियम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब मीडियम आ जाता है तो यहाँ मीडियम के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा इस प्लेट के बीच में वो सिग्मा डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर हम डायलेक्ट्रिक मीडियम को हटा दें तो सिर्फ एयर मीडियम रहेगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अगर मीडियम डाल देंगे तो K टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। सो फोर्स विल बी, सो नेट फोर्स अब देखा जाए कि यहाँ पे और एक इसमें क्या चेंजिंग होगा। अगर नेट फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स देखा जाए तो यहाँ पे एक फोर्स और लगेगा जिसे बोलते हैं बायंसी फोर्स। तो कोई भी अगर मटेरियल को अगर किसी लिक्विड मीडियम में डालते हैं तो उसमें एक बायंसी फोर्स लगता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस पे एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक ग्रेविटी फोर्स होगा, उसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। So net force in downward direction will be net force in downward direction क्या होगा चेक करते हैं। F net, यहाँ पे देखेंगे बॉब ये है, ये बॉब है, बॉब पे एक फोर्स लगा ग्रेविटी फोर्स mg, एक फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, चार्ज इसमें प्लस है, प्लस चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे होगा Q इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉ, और एक फोर्स लगता है इसमें बायंसी फोर्स FB, इसको बोलते हैं बायंसी फोर्स। और बायंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट मैं कूलम्ब्स लॉ में बताया था। हाँ, कूलम्ब्स लॉ में बायंसी फोर्स का वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किए थे। और बायंसी फोर्स का वैल्यू होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जितना वो ये बॉडी जो है इस लिक्विड के वेट को कितना डिस्प्लेस्ड किया उसके इक्वल होता है। और इसका जो वैल्यू होगा बायंसी फोर्स का वो m बाई डी, मास ऑफ द बॉडी बॉब और डेंसिटी ऑफ द बॉब, और ये रो इंटू जी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डी क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉब, और ये है मास ऑफ द बॉब। तो ये फॉर्मूला हमने बताया है कूलम्ब्स लॉ में, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं m बाई डी रो इंटू जी।
and this is the buoyancy force acting vertically upward. So net force acting on the bob in downward direction will be mg plus qe minus buoyancy force. buoyancy force का वैल्यू है m by d रो इंटू, इसको माइनस कर देंगे. नेट फोर्स जो दो फोर्स से डायरेक्शन नीचे की ओर है उसको दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज द नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. जब हम नेट फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा. सो जी इफेक्टिव विल बी, जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो, एफ नेट अपॉन मास. एफ नेट का वैल्यू अगर इसको पुट कर देते हैं मास से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम माइनस रो बी इंटू जी. ये वैल्यू है, ये वैल्यू है. अब यहाँ पे जी कॉमन आएगा, 1 माइनस रो बाय डी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम. अब हम ई का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पुटअप करेंगे. सो फाइनल रिजल्ट विल बी जी 1 माइनस रो अपॉन डी प्लस क्यू, ई का वैल्यू सिग्मा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है. तो ये का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो ये बन गया जी इफेक्टिव. सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी का वैल्यू होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव. अब इस जी इफेक्टिव को यहाँ पे पुटअप करें तो आंसर मिल जाएगा. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. रिवर्स हो जाएगा इसका. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करें. ठीक है, ये एक सिचुएशन था जब हम पूरे सिस्टम को इस लिक्विड मीडियम में डाल देंगे. नेक्स्ट सिचुएशन है सिचुएशन नंबर 5. ये आईआईटी का क्वेश्चन था. क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं. सिचुएशन नंबर 5. अब थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्लाइंड रखते हैं. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका जो इंक्लाइनेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो अल्फा दिया है. इस पे प्लस चार्ज डाला गया है और इस पे माइनस चार्ज डाला. What will happen? Electric field created in between the two plates from positive to negative. ये का डायरेक्शन हमेशा. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉब को प्लेस कर दिया यानी सिंपल पेंडुलम को यहाँ पे हैंग कर. इस फील्ड के रीजन में मास कितना है m, चार्ज क्या है q और इसका लेंथ कितना है l. Then what will be the time period of oscillation of this bob? इसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हमने बताया कि यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नेट फोर्स कितना होगा और नेट फोर्स को अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे तो जी इफेक्टिव निकल जाएगा. और जी इफेक्टिव निकल गया तो टाइम पीरियड का वैल्यू कैलकुलेट होगा. टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव. तो यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है इंक्लाइंड प्लेन. यहाँ पे देखेंगे इसको थोड़ा डायग्राम को. हम क्या किए, इस बॉब को यहाँ पे प्लेस करते हैं ताकि इसको समझने में इजी कैसे इसका एंगल का वैल्यू हम पता कर पाए. ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा है इस प्लेट का. यहाँ पे हमने बॉब को रख दिया तो बॉब पे एक वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड और एक फोर्स. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इसके अलोंग एक फोर्स काम करेगा जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स QE.
इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं। हमको पता है कि ये जो QE है इस प्लेट का परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये QE और E का डायरेक्शन सेम होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये अल्फा है और ये एंगल भी, ये टोटल एंगल भी क्या है 90, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा। और ये एंगल, ये भी टोटल एंगल कितना है 90, तो अगर ये 90 माइनस अल्फा हुआ तो ये एंगल कितना बनेगा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ये अल्फा बना। दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा, क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में फिर परपेंडिकुलर है, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल तो 90 डिग्री है। बस हमको ये पता करना था कि दो फोर्सेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ताकि उसका रिजल्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, बस इसका काम बस इतना ही है, इससे एफबीडी बना के दोनों फोर्सेस के बीच का वैल्यू को निकालिए, एंगल को निकालिए। सो एफ नेट विल बी, एफ नेट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक फोर्स इधर काम कर रहा है और एक फोर्स इधर काम कर रहा है, दिस इज mg एंड दिस इज q। अगर इसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से इसका नेट वैल्यू निकाला जाए, सो ये वैल्यू निकलेगा एफ नेट। सो दिस इज द एफ नेट। ये एंगल कितना निकला? दिस एंगल विल बी 180 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 180 माइनस, तो 180 माइनस अल्फा इसके यूज करेंगे एंगल के बीच में। यहाँ पे लिखना है mg का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पे क्या यूज करेंगे QE स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mg QE cos, एंगल क्या है 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस, then value will be mg whole square QE whole square minus cos 180 minus alpha will be minus cos alpha, so minus 2 mg QE and cos alpha, ये वैल्यू आएगा। ऐसा बोलते हैं जी एफ नेट। सो जी इफेक्टिव का वैल्यू जो होगा वह एफ नेट अपॉन मास। सो फाइनल वैल्यू विल बी, अगर मास से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जी स्क्वायर प्लस QE डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर माइनस 2 जी QE डिवाइडेड बाय m एंड cos, ये बन गया जी इफेक्टिव। सो टाइम पीरियड विल बी t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी। अब जी इफेक्टिव का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, टाइम पीरियड का वैल्यू फाइंड आउट। ठीक है, तो ये 5 केसेस था, डिफरेंट केसेस। एक थोड़ा सा हम जनरल डिस्कशन कर दें और जनरल डिस्कशन। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? जनरल कॉन्सेप्ट टाइम पीरियड निकाले का एक सिंपल सा पेंडुलम बनाएंगे। इसे बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, और इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इनक्लाइन है इस डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसका वेट किधर होगा mg, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा QE, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, वर्टिकल से कितना एंगल बना के है ये इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल भी मिलेगा। सो नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये लेंथ कितना है L, मास है m, चार्ज है Q, चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा। यहाँ तक क्लियर है? Now, so F net will be root under mg whole square plus QE whole square
प्लस 2mg QE cos थीटा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दो वेक्टर है mg और QE और दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्टिकल से कितने एंगल पे इंक्लाइन है, थीटा एंगल। तो एफ नेट का वैल्यू ये निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सो जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आएगा, ये पता है एफ नेट अपॉन एम, और ये वैल्यू आएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस QE डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर प्लस 2g QE डिवाइडेड बाय m एंड cos थीटा। ये हुआ जी इफेक्टिव का वैल्यू। सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट अंडर L बाय जी इफेक्टिव, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे हम टाइम पीरियड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम दो केसेस डिस्कस करें। केस फर्स्ट में अगर देखा जाए, इफ थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज्यादा है, यानी इक्वल भी हो सकता है, और 90 से छोटा या 90 के इक्वल। तो देखो ये थीटा का वैल्यू अगर 90 से छोटा है या 90 के इक्वल होगा तो QE का डायरेक्शन इधर होगा, यानी ये हुआ मैक्सिमम 90, यहाँ से जाएंगे तो मैक्सिमम 90। यानी इलेक्ट्रिक यानी QE का जो फोर्स है, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देंगे तो ये 90 डिग्री होगा। तो QE का डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ के बीच में अगर लाई करता है QE का डायरेक्शन, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होना चाहिए। तो अगर ये थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करता है, तो cos थीटा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। cos थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो जी इफेक्टिव का वैल्यू जो है इंक्रीज कर जाएगा। जी इफेक्टिव विल बी इंक्रीजेस, देन टाइम पीरियड विल बी डिक्रीजेस, देन टाइम पीरियड विल बी, तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। अगर ये वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करता है तो जी इफेक्टिव का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है इस कोऑर्डिनेट में। तो cos थीटा विल बी पॉजिटिव, जी इफेक्टिव इंक्रीजेस, टाइम पीरियड डिक्रीजेस, एंड बॉब का जो मोशन होगा ये फास्ट होगा कि स्लो होगा, कि टाइम पीरियड अगर डिक्रीज होता है तो ये फास्ट मूव करेगा, एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एंड बॉब का जो मोशन होगा वो फास्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन। सेकंड केस क्या हो सकता है, केस नंबर 2। अगर देखा जाए सेकंड केस में, इफ थीटा का जो वैल्यू है वो 90 से बड़ा हो और 180 के छोटा या 180 के इक्वल, देन cos थीटा विल बी नेगेटिव। cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। cos थीटा नेगेटिव होने का मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंक्लिनेशन होगा वो 90 से अबव होगा, यानी यहाँ से 90 से अबव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो 90 से जैसे अबव होता है ये एंगल, जैसे 90 से अबव होगा, देन cos थीटा विल बी नेगेटिव। देन जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू अगर नेगेटिव होने से क्या मिलेगा, ये अगर नेगेटिव होने से ये वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जी इफेक्टिव विल बी डिक्रीजेस। जी इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड इंक्रीजेस। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीजेस। देन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हो गया तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डिक्रीजेस। स्लो मूव करना, ये फास्ट मूव करेगा। अगर टाइम इंक्रीज हो गया तो वो स्लो मूव करना स्टार्ट होगा। तो बॉब का जो मोशन होगा वो फास्ट होगा कि स्लो होगा, स्लो। जब टाइम बढ़ता है तो वो स्लो मोशन करता है। तो इस सिचुएशन में इसका जो मोशन होगा स्लो होगा। अगर ये QE का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहता तो इसका मोशन फास्ट होता। तो इस दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कोई भी एंगल से हम बात कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में वो फास्ट मूव करेगा, कब टाइम इंक्रीज होगा, कब टाइम डिक्रीज होगा। तो ये दो सिचुएशन जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं भी अप्लाई करके हम किसी भी प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं। 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 90 से अबव 120 डिग्री पे, 135 डिग्री पे, 150 डिग्री पे, किसी भी एंगल पे हम इसका टाइम पीरियड को इस दो केसेस से डिस्कस कर सकते हैं।
तो ये रहा सिंपल पेंडुलम का मोशन और उसका टाइम पीरियड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग बात करेंगे वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे मेंस के एग्जामिनेशन में और बोर्ड के एग्जामिनेशन में दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे बहुत एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे और फंडामेंटल क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को जान लें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, इसके बाद उसके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा कर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।